विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपको बताना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिलेटेड बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी बॉडी है जो प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये पूरे 5 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो पहला है, बताइए कि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है बी। देखो ये जो है ना, पहली, तीसरी और 5वीं, ये प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, एक लिस्ट है जो कि आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये लिस्ट आपको जो कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत ही आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वो भी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। नीति आयोग को हेड करना है, चेयरमैन होना, वो भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट है, और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, जो ये वाला विभाग है वो भी, ये भी वाला मंत्रालय भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो ये सारे आपको दिमाग में रखने हैं, तो इससे आपको पता चल जाए। अगर ये पता है तो फिर आप राइट आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाता है आगे। हु प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी? निम्नलिखित में से किसने पार्टीलेस डेमोक्रेसी है उसका आइडिया दिया था कि पार्टीज नहीं होनी चाहिए, बीजेपी, कांग्रेस, जनता पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सारी पार्टी नहीं होनी चाहिए। लोग नेताओं को चुने, एमपी बने और वो सरकार बनाए। ठीक है, इस तरह का आइडिया है, किसके दिमाग में था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। हालांकि वो स्टार्टिंग में पार्टी सिस्टम से बड़े इंप्रेस थे, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे उनके विचार चेंज हो गए थे। और विचार चेंज होने की जो रीजन थे वो विनोबा भावे का एक बुढ़न आंदोलन था। उस आंदोलन में विनोबा भावे के संपर्क में आने के बाद में उसके करिश्मे से, उनकी विचारधारा से प्रभावित हुए और उन्होंने पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात करनी स्टार्ट की। What is the security deposit amount which a candidate contest election for the post of president and vice president of India has to tender? अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट है कितनी, जमानत के लिए कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? जमानत के लिए कितने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? तो इसका राइट आंसर है कि 15,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन आ जाता है। पहले हालांकि ये कम था लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया था। नरसिम्हन कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो नरसिम्हन कमेटी है उसका संबंध किससे है। और ये काफी फेमस कमेटी है। पहले कमेटी 1 बैठी, उसके बाद कमेटी 2 बैठी, नरसिम्हन कमेटी। इसका है बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म से इसका संबंध है। इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर होगा, बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहली बार है 1991 में उसने बैंकिंग सुधार में अपने सुझाव दिए। उसके बाद क्या कि 1998 में अपनी रिपोर्ट दी नरसिम्हन कमेटी 2, उसने वहां पे सुझाव दिए। द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंट्रोड्यूसिंग, जो गरीबी हटाओ का नारा है वो कब दिया गया था? मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो इसके इर्द गिर्द घूमी थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 5th प्लान। इंदिरा गांधी का बड़ा फेमस नारा था। इंदिरा गांधी की जो मेन कोर वोटिंग थी, देखो इंदिरा गांधी को कम्युनल कार्ड नहीं खेलती थी जैसे आज के टाइम में बीजेपी वगैरह खेलती है ना, कि हिंदू मुस्लिम को बीच में आपस में लड़वाया और मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह। उसका जो तानाशाही रवैया था ना वो दूसरे तरह का था। वो क्या है कि अपने मेरिट के आधार पे ज्यादा जीतने की कोशिश करती थी और जिसमें कि वो गरीबों को उस पर मेन कमांड रखती थी, SC ST गरीब, और वो बाईपास करती थी जो अमीर लोग हैं ना उनको बाईपास करती थी। तो इसलिए क्या है कि उसका पूरा प्रोग्राम घूमते थे वो ज्यादातर इस तरह की इकोनॉमी पे घूमते थे जिसमें गरीबी हटाओ वगैरह, तो वो जनता को कनेक्ट कर लेती थी। तो ये उसकी एक फिलोसफी थी। हर जो प्राइम मिनिस्टर होता है या पार्टी होती है अपनी अपनी विचारधारा होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। The number of standing committees are taken from the members of the standing committee are taken from the Lok Sabha and Rajya Sabha in the ratio of। आपको बताना है कि लोकसभा और राज्यसभा में
जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका रेशियो क्या लिया जाता है, जिसमें मेंबर लोकसभा के भी हो और राज्यसभा के हो, तो क्या रेशियो में होगा उस कमेटी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 2:1। तो देखिए कुछ एक कमेटियां हैं जो कि लोकसभा से मेंबर भी है, राज्यसभा से मेंबर है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इसमें 22 मेंबर है, 15 और 7 के हिसाब से है। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, 15 है, तो 10 और 5 के हिसाब से 2:1 अप्रोक्सीमेटली। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, 31 मेंबर, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से, तो 2 और 1 का रेशियो स्टैंडिंग कमेटी में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हाई कोर्ट आर इंस्टीट्यूटेड एज, हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कैसे बनी है। तो इस पे आप चाहें तो थोड़ा पढ़ भी सकते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट थोड़े टेक्निकल से सब्जेक्ट हो जाते हैं, टेक्निकल सा हो जाता है, आर्टिकल वगैरह याद करना होता है इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा बीच बीच में पढ़ते रहिए, गूगल सर्च कर सकते हैं इसके लिए आप। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अंडर पार्ट 6। देखिए कि 214 आर्टिकल से लेकर 231 आर्टिकल है, चैप्टर 5 और पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द कोविड-19 सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया विच लेटर केम टू बी नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस, तो जो आईसीएस है, बाद में जाकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस भी बोला गया इसको, आईएएस है। तो आईसीएस है, इसका जो बेस है, उसकी फाउंडेशन है, वो कहां से स्टार्ट होती है, किसके गवर्नर जनरल काल से स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है कॉर्नवालिस के दौरान, कॉर्नवालिस इसका राइट आंसर होगा। चार्ल्स कॉर्नवालिस है, जिसको कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसे माना जाता है। कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस 2 डिवीजन ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस, एक थी कोविड-19 और दूसरी थी अनकोविड-19। द कोविड-19 सिविल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ओनली यूरोपियन, कि एक में तो थे यूरोपियन और दूसरे में क्या थे, यूरोपियन थे और बड़ी पोस्ट के लिए थे। ठीक है, तो दूसरों में इंडियन वगैरह को लिया जा सकता था। 1000 क्वेश्चन नंबर 1009, सेबी इजे, सेबी क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको पता चल जाएगा सेबी का एक एक्ट है, सेबी एक्ट इसको बोलते हैं। तो जब एक्ट होता है किसी चीज का तो वो क्या हो जाती है, इसका मतलब वो पार्लियामेंट से पास है, और एक्ट है तो इसका वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ठीक है, अगर आर्टिकल हो तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। संविधान में उसके बारे में आर्टिकल नहीं है कोई, वो क्या है, पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन 1877 द एंट्रेंस एज टू इंडियन सिविल सर्विस वाज रिड्यूस फ्रॉम 21 टू 18। ठीक है, 21 टू 18 ये। ठीक है, तो 21 से 18 की मैक्सिमम एज इतनी कर दी जाए इंडियंस की, जिससे कि वो ज्यादा पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए या प्रेशर में रहे। तो ये कब किया गया, ये 21 से कितनी की गई थी। ठीक है, 21 से कितनी की गई थी, 21 से घटाकर, यहां पे कुछ क्वेश्चन है वो हिंदी में था ना, 21 से लेकर कितनी गई, ये है क्वेश्चन यहां पे, ये ठीक है, यहां पे 1877। ठीक है, यहां पे देखिए कि 21 से लेकर घटाकर कितना कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है वो है बी। ठीक है ना, लॉर्ड लिटन थे जो कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने 1876 और 1880 के बीच में था उनका कार्यकाल। ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी इन इंडिया वाज अपोज टू द एंट्री ऑफ इंडियन इनटू सिविल सर्विसेज, कि इंडियन नहीं होने चाहिए सिविल सर्विसेज में, क्योंकि वो बड़े पद पे आ गए तो हमें तंग करेंगे। देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिस्करेज इंडियन फ्रॉम कंपीटिंग फॉर द सेड एग्जामिनेशन, लॉर्ड लिटन लोअर्ड द मैक्सिमम एज ऑफ एलिजिबिलिटी फ्रॉम 21 से 19 है। इसका राइट आंसर क्या है, 19 है। थोड़ी सी गलती हो गई है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करें, 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, 18 तो वोटिंग एज है, वो दिमाग में आ गया, 19 इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी गलती हुई है तो आप इसको जरूर देखिए। ठीक है, दिमाग में मेरे चल रहा था वोटिंग एज वाला फंडा। तो 21 से घटाकर 19 एज है उन्होंने मैक्सिमम कर दी, या पूरी एक्सप्लेनेशन जरूर देखिए। इसके ऊपर आप चाहें तो और भी थोड़ी सी गूगल सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि क्या है मामला पूरा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई डायरेक्टर के बारे में आपने काफी सुना होगा, पिछले साल चर्चा में भी काफी थे। सीबीआई के डायरेक्टर है वो आपस में भिड़ गए थे,
गवर्नमेंट भी इंटरफेयर किया था, जुडिस ऊपर भी जजेस में भी गए थे, फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनके ऊपर ये क्वेश्चन भी उठे थे, सरकार का पक्ष ले लिया उन्होंने, फिर सरकार ने उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, तो फिर वो ये प्रूव तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ये विपक्ष ने बोला कि देखो हम पहले बोल रहे थे कि ये सरकार का पक्ष ले रहे हैं। तो इस तरह की बातें आई थी। तो कहने का मतलब कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है, उस पर क्वेश्चन है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए 3-member कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या यह बात ठीक है कि भारत सरकार है वो सीबीआई के डायरेक्टर को नियुक्त करती है, किसके आधार पर करती है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन के आधार पर 3-member कमेटी होती है। क्या यह बात सही है? पहली स्टेटमेंट तो आपके सामने ही है। अब आ जाते हैं दूसरी स्टेटमेंट पे। दूसरा क्या है? सीबीआई डायरेक्टर इज एन इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर होता है विद द रैंक ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कि जो डीजी होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस रैंक का ये अधिकारी होगा और आईपीएस ऑफिसर होगा। ये उसका मतलब ओहदा है। कितना बड़ा ओहदा है ये आपको इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तीसरी जो स्टेटमेंट आपके सामने है वो है कि डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज बीन प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ 2 year टेन्योर इन ऑफिस, की 2 साल का इसको कार्यकाल दिया होता है, जिससे कि इसके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर न पड़े और स्वतंत्र रूप से काम कर पाए। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने, बताइए कौन सा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट है। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा और पढ़िए कि पीछे क्या हुआ था ये मामला जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ना, क्योंकि हम करंट डिस्कस नहीं कर रहे इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन में, ये स्टैटिक की सीरीज है, इसलिए मैं करंट का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि बाद में चेंज हो जाते हैं करंट के। आपने देखा होगा 20,000 क्वेश्चन है ना, उसमें करंट के नाम नहीं ले जाते, ठीक है, या करंट का जिक्र नहीं करते, भले ही उससे लीक हो, वो घुमा फिरा कर हम लोग बात करते हैं इसमें, ताकि वो बदल जाए तो आपका इस पूरे प्रेजेंटेशन का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ठीक है, तो जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई है उसकी 2 साल की जो सिक्योरिटी है वो सीबीसी एक्ट 2003 के तहत दी गई है, 2003 के तहत दी गई है। और जो 2013 का जो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट आया था, जिसमें कि अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसके बाद में उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया था, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में। ये भी आपको सन याद रखना है, और ये जो सीबीआई है ना, अपनी पावर इस एक्ट से ड्रॉ करती है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि ये है मामला क्या। सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपॉइंटमेंट करेगी प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के कोई दूसरे जज जो नॉमिनेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो इसके अपॉइंटमेंट करेंगे। आगे क्वेश्चन, नेशनल बुक ट्रस्ट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा कि नेशनल बुक ट्रस्ट है वो कब बना था? आज के टाइम में किताबों की अहमियत कम होती जा रही है, बच्चे सारा दिन लगे रहते हैं फेसबुक पे, इधर उधर ऑनलाइन पे, और इससे क्या है कि जो बुक रीडिंग की हैबिट है वो खत्म हो रही है। बहुत ज्यादा डेंजरस है ये, क्योंकि उसमें अपने आप में विजडम डेवलप होता है, आपकी स्किल्स बहुत डेवलप होती है। तो सरकार ने ये स्किल्स और बुक लोगों में बुक पढ़ने का माइंड डेवलप हो, एक इकोसिस्टम डेवलप हो समाज में, उसके लिए प्रयास किया था ये नेशनल बुक ट्रस्ट, इसकी स्थापना की थी। आपको ये बताना है कि ये कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है 1957 में की गई थी। ठीक है, 1957 में की गई थी। ठीक है, नेशनल बुक ट्रस्ट है वो भारत की इंडिया नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इज एन एपेक्स बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। 1957 में इसका स्थापना की थी। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड लिटरेचर इन इंग्लिश, हिंदी एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस, to make such literature available in moderate prices to public and bring out book catalog, arrange books fair, exhibition and seminar and take all necessary step to make the people book minded। मतलब लोगों में किताबें पढ़ने का एक प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारी चीजें ये करती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे है कि हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से किसने ये स्टेटमेंट दी कि सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट्स अनहिंडर्ड बाय लॉ। ये बात है ना, वो बात किसने बोली थी? आपको बताना है। फेमस स्टेटमेंट ये किस थिंकर ने बोली थी? ये पॉलिटिकल थिंकर है
जिसने कि बोला कि जो सुप्रीम पावर है स्टेट की वो है कि उसमें कोई छेड़खानी न करे, बाह्य हस्तक्षेप न करे, इंटरनल और एक्सटर्नल मामले हैं वो स्टेट अपने आप मैनेज करे। मतलब इसके इर्द गिर्द उसकी थ्योरी थी, ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनहिंड्रेड बाय द लॉ। ठीक है, कि मतलब वो सोवरेनिटी हो, सब उसके पास पावर हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, लोग इसमें कोई दूसरा देश छेड़खानी न करे। तो ये जो स्टेटमेंट है या ये थिंकर है वो कौन है? ये है बोर्डिन। बोर्डिन इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। When was the National Commission for Scheduled Caste and Tribes bifurcated into National Commission for Scheduled Caste and National Commission for Scheduled Tribe? पहले क्या होता था कि ये जो कमीशन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का एक ही होता था, लेकिन क्योंकि इनकी दोनों की अलग अलग प्रॉब्लम, शेड्यूल्ड कास्ट की अलग प्रॉब्लम होती है, शेड्यूल्ड ट्राइब की अलग होती है, कई राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब है भी नहीं, तो इसके लिए अलग अलग कमीशन बनाया गया। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये कब अलग अलग हुई थी, ये आपका सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि 2003 में ये अलग अलग हुई थी। ठीक है, 2003 में अलग अलग हुई थी। और जो एससी वाला कमीशन है उसका आर्टिकल है अब 338, ये भी आ जाता है एग्जाम में, तो ये भी रखना याद आपको। और जो कल हमने डिस्कस किया था पिछली मतलब प्रेजेंटेशन में भी, ये आर्टिकल इससे रिलेटेड आया था 338A, ये है एसटी से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट यूनियन कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया? आपको यह बताना है कि बताइए कि पहले चेयरमैन कौन थे जो पहले फर्स्ट यूनियन कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ इंडिया। बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनकी सोशल और इकोनॉमिक स्थिति को समझने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए या फाइंडिंग के लिए कि बेटर कैसे हो सकते हैं, तो एक कमीशन बिठाया गया। उस कमीशन का नाम क्या है? उस कमीशन का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? काका कालेकर। काका कालेलकर इनफेक्ट है। ठीक है, ये कमीशन था जो कि पहला कमीशन था। आर्टिकल 340 के तहत यह कमीशन बिठाया जा सकता है संविधान में। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बिठाया कब गए थे? 29 जनवरी 1953 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर। इट इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन 1955 और द काका कालेलकर कमीशन। ठीक है, ये इसके बारे में जानकारी है। आगे देख लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वाज वीके सुंगलू कमेटी कंस्टिट्यूटेड? जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था उसमें वीके सुंगलू कमेटी का भी जिक्र काफी हुआ था। या ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे जो लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे पे, कॉमनवेल्थ वाले मुद्दे पे इसको घेरा था। और वीके सुंगलू है, मनमोहन सिंह ने जब भी कॉमनवेल्थ गेम खत्म हुए थे अगले ही दिन ये कमेटी बना दी थी। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे घपले का जिक्र आया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? टू प्रोव फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इन कॉमनवेल्थ गेम्स, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसके लिए वीके सुंगलू कमेटी की गठन किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? आपको यह बताना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसका चेयरमैन वो कौन होगा। चेयरमैन कौन हो सकता है ये बताना है, किसमें से बनेगा चेयरमैन। तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज होगा या फिर क्या होगा? तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो इसका जज होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि रंजन गोगोई अगर राज्यसभा के मेंबर नहीं होते तो हो सकता है इनमें नंबर आ जाता उनका। ठीक है, और आप अच्छा एक चीज और भी दिमाग में रखनी है आपको कि जो चेयरमैन, इसके अलावा इसके 4 मेंबर और होते हैं। तो 2 मेंबर तो क्या होते हैं, जजेस वाली जुडिशरी से होंगे, और 2 मेंबर क्या है जिनको ह्यूमन राइट एक्सपीरियंस होगा वो वाले होते हैं। और 2 मेंबर होते हैं जुडिशरी से, एक क्या होगा इसमें, जो एक होगा वो होगा रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ए सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, या फिर वो हो सकता है कि जो हाई कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस रिटायर्ड, या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर्ड, या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर्ड। और 2% होगा उसका जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड 2 लोगों को जिनका अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो होंगे इसमें। मनरेगा है प्रोग्राम, वो उसका संबंध किससे है? मनरेगा आपने सुना होगा, पहले बहुत ज्यादा जिक्र होता था मनरेगा का। आज के टाइम में भी अभी थोड़े दिन पहले सरकार ने इसमें स्पेशल कुछ ग्रांट दिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे मंदी इतनी छाई हुई आज के टाइम में, हालात खराब है, तो कुछ ना कुछ
सरकार ने उनको राहत देने की कोशिश की। तो बताना है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, रूरल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, इसका ग्रामीण रोजगार से रिलेटेड बहुत बड़ी स्कीम है ये, यूपीए गवर्नमेंट के दौरान बनी थी और आज के टाइम में भी चल रही। 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें, ठीक है। When was the Simla officially declared the summer capital of British Empire in India? ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला को कब घोषित किया गया था? शिमला राजधानी कब थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 1864 में शिमला को राजधानी बनाया गया था ग्रीष्मकालीन के लिए, ठीक है। और जब भारत आजाद हुआ उसके बाद क्या है कि ये इसकी पंजाब की कैपिटल बनी थी, और आज के टाइम में क्या है, किसकी कैपिटल है? ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012 पर्टेन टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन, कि 100वां संवैधानिक संशोधन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है उल्टा भी, बताओ कि ये कौन सा संवैधानिक संशोधन है, लेकिन इसमें पूछ लिया हमने कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2015 में हुआ था और वो बाउंड्री से संबंधित है। दो देशों की जो लैंड बाउंड्री होती है, कुछ डिस्प्यूटेड एरिया होते हैं, वो एक दूसरे के साथ में शेयर किए गए थे कि जो किसको किसके साथ शेयर करना, वो वाली चीजें की गई थी जिससे कि डिस्प्यूट बाउंड्री का रिजोल्व हो। तो बताना आपको वो दो देश कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंडिया और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट था बाउंड्री से रिलेटेड, उसको खत्म करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया था, ठीक है। With reference to the presidential form of a government, consider the following statement. एक होती है पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपको ये बताना है, नीचे 3 स्टेटमेंट दी हुई है, तो जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट उस पर करेक्ट बैठती है। तो पहली स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, राष्ट्रपति वाले गवर्नमेंट फॉर्म में, क्या जो राज्य का मुखिया और सरकार का मुखिया, मतलब देश का मुखिया और सरकार का मुखिया, दोनों एक ही होते हैं क्या? प्रेसिडेंट ही होगा क्या? एक तो यह है पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ पावर एज अपोज टू सेपरेशन ऑफ पावर विच इज ए फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इट इज करेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन ऑफ पावर एज अपोज टू द सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहां पे लिखा है कि पार्लियामेंट में सेपरेशन ऑफ पावर होती है और ये क्या है? फ्यूजन ऑफ पावर है। मतलब कि जो राष्ट्रपति सिस्टम होता है, राष्ट्रपति प्रणाली होती है, इसमें जो फ्यूजन किस चीज की बात हो रही है? यहां पे फ्यूजन, यहां पे बात हो रही है कि जो लेजिस्लेटिव पावर है और एग्जीक्यूटिव पावर है, इन दोनों का फ्यूजन होता है, जबकि पार्लियामेंट फॉर्म में ऐसा नहीं होता, सेपरेशन होता है। पार्लियामेंट का जो सरकार है उसका पार्लियामेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये बात करेक्ट है कि पार्लियामेंट सिस्टम में सरकार का लेजिस्लेटिव फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है? तीसरी स्टेटमेंट है स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज निविजेज्ड इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां वो ज्यादा स्टेबल होती है, उसमें ज्यादा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक चलेगी, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए यहां पे जो पार्लियामेंट सिस्टम होता है उसमें अगर किसी पार्टी ने वापस समर्थन ले लिया, या क्या है कि अपने नेता से कुछ नहीं है तो हो सकता है वो उससे समर्थन ले ले, जैसे चीफ मिनिस्टर के केस में भी हो सकता है और प्रधानमंत्री के केस में भी हो सकता है कि चेंज हो सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति केस में एक बार चुन लिया गया ना तो उसका मंत्रिमंडल चेंज हो सकता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि मंत्रिमंडल कोई वो तो है नहीं कि एमपी होगा, उसकी च्वाइस होती है किसको मंत्री बनाता है किसको नहीं बनाता है। मतलब मंत्री बनने के लिए एमपी नहीं चाहिए उसमें फिर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये गवर्नमेंट है ज्यादा स्टेबल हुई थी, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और प्रेसिडेंट है वो दोनों हेड भी होता है, सरकार का मुखिया भी होगा और देश का मुखिया भी होगा। और अब आ जाती है 20वीं स्टेटमेंट, तो ये उसका उल्टा है। पार्लियामेंट सिस्टम होता है उसमें जो सरकार और जो सरकार के बीच में और लेजिस्लेचर बॉडी होती है, जो जैसे कि पार्लियामेंट हुई, उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन होता है, मतलब उसका फ्यूजन होता है, उन दोनों मिलकर चलते हैं। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है लेजिस्लेटिव कुछ और काम कर रहा हो और वो प्रेसिडेंट है वो आजाद होता है अपने तरफ से फैसले करने के लिए, ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई है फिर। तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेशनल, अच्छा एक चीज और बता देता हूं कि पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब ये मत समझिए कि केंद्र सरकार की बात हो रही है। राज्यों में जो सिस्टम है ना वो भी पार्लियामेंट सिस्टम, वो सिस्टम का नाम है। कहीं आप सोचे कि पार्लियामेंट का मतलब तो ये पार्लियामेंट वो जो केंद्र वाली उसकी बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो केंद्र में भी, राज्य में भी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, विधानसभा होती है, वो भी पार्लियामेंट सिस्टम है। ये सिस्टम गवर्नमेंट का एक स्टाइल है ये, तो दोनों चीजों के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंडिया हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आपको यह बताना है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड मामले देखता है, कई बार आपने देखा होगा कि नेशनल एनजीटी ने इतना फाइन कर दिया, 10 लाख किया था, 15 लाख किया था, 5 करोड़ फाइन कर दिया। क्या था वो, श्री रविशंकर या जो भी है, इस तरह के उन्होंने कोई प्रोग्राम किया था। तो इस तरह की बातें आपने सुनी होगी। तो आपको ये बताना है कि ये बना कब था। ठीक है, ये बना कब था, ये आपका क्वेश्चन आ जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 2010 में बना था, ताकि पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों को एक अलग से ही फास्ट निपटारे के लिए एक अलग से एक किस्म से उन्होंने बॉडी बना दी, ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। ठीक है, अब आ जाता है व्हाट शुड बी द स्टूडेंट टीचर रेशियो एट द अपर प्राइमरी लेवल इन स्कूल्स अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट। आपने राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड, लेकिन आपको यह बताना है कि इसमें रेशियो क्या होता है, कहां पे अपर प्राइमरी लेवल पे स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर का रेशियो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है वो है 35 और 1 का रेशियो होता है। और जो 30 और 1 का होता है प्राइमरी स्तर पे, और अपर प्राइमरी पे होता है 35 और 1 का रेशियो होता है। ठीक है, आपको पता होगा कि इस एक्ट को क्या बोलते हैं, आरटी एक्ट 2009। Which of the following is the correct chronological order of the offices held by the President of India? आपके फेवरेट क्वेश्चन आ गए ये कि भारत के राष्ट्रपति है, ये बताना है आपको कि सबसे पहले कौन था निम्नलिखित में से और आखिर में कौन सा था। मतलब इसका ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। जो अमिताभ बच्चन वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको सजाइए, तो बताओ कौन सा सजाना है आपको, कौन सा करेक्ट है इसमें, सबसे पहले और उसके बाद सबसे आखिर में। ठीक है, तो देखो यहां पे यह गलत होगा कि ये आखिर में नहीं हो सकते जाकिर हुसैन। ठीक है, ऑब्वियसली आखिर में नहीं हो सकते। जाकिर हुसैन क्या बाद में आए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा तो पहले थे, तो ये नहीं हो सकते। चौथा राइट आंसर होगा जाकिर हुसैन पहले, फिर उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के.आर. नारायण और उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम। डी इसका आंसर होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, आप देख भी सकते हैं कि जाकिर हुसैन है वो तो 1967 से लेकर 1969 तक, शंकर दयाल शर्मा है फिर 92 से लेकर 97 तक, के.आर. नारायण है 97 से लेकर 2002 तक, और एपीजे अब्दुल कलाम है 2002 से लेकर 2007 तक। द एम्बलम ऑफ इंडिया, प्रोविजन ऑफ इम्प्रॉपर यूज, मतलब भारत का जो सिंबल है, भारत के प्रतीक हैं, भारत की चिन्ह है, उसका सही इस्तेमाल करना। ये नहीं कि आप कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए उसको मार्केटिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऐसे नहीं कर सकते, इस्तेमाल मिसयूज नहीं कर सकते। तो ये जो एक्ट बना था, एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन द ईयर, किस समय इसको लागू किया गया था इस एक्ट को, कि आपको नेशनल सिंबल का दुरुपयोग नहीं करना, सही इस्तेमाल करना है। ये एक्ट कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या है, ये एक्ट लागू किया गया था 2005 में, 2005 में। ऑन विच कमेटीज रिकमेंडेशन द पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 हैज बीन फ्रेम्ड। आपको ये बताना है कि ये आपने जरूर पीछे हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें देख लिया होगा कि पैसा वाला ये क्वेश्चन है कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरिया एक्ट 1996, ये एक्ट बना था पंचायतों का, पंचायती राज सिस्टम का शेड्यूल एरिया में, ट्राइबल एरिया में उसको आगे एक्सटेंड करना पंचायती राज को, और ये एक्ट बन गया था 1996 में। बताना आपको कि ये जो कैसे इसका ऑपरेशन होगा, इस पूरे एक्ट से रिलेटेड रिकमेंडेशन किसने दी थी, उस कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इस कमेटी का नाम है वह दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी या भूरिया कमेटी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक। आपको बताना है कि तीसरे राष्ट्रपति इंडिया के कौन थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रपति आपको बताना है कि कौन थे भारतीय रिपब्लिक के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
उसका राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर जाकिर हुसैन। Which Indian state remained an associate state for a short period before it was recognized as a full-fledged state of the Union? कि पहले वो एसोसिएट स्टेट, एक स्टेट ऐसा बने जो कि आज तक एसोसिएट स्टेट बना था कुछ समय के लिए, उसके बाद उस स्टेट को फुल राज्य का दर्जा दे दिया गया, रिकॉग्नाइज कर दिया गया फुल राज्य का। बताना आपको यह है कि वो कौन था। ठीक है, वो कौन सा स्टेट था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम है इसका राइट आंसर होगा। पहले 35वां संवैधानिक संशोधन था, ठीक है, और उसके एक महीने के बाद ही ये 35वां संवैधानिक संशोधन है वो चला गया और 36वां संवैधानिक संशोधन आया जिसमें कि सिक्किम को भारत में ऐड कर लिया गया और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फुल फ्लेज सब्जेक्ट के रूप में। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज ए, प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है क्या, कौन सी बॉडी है वो? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कन्वेंशनल है, हिस्टोरिकल है, क्या है? आधार क्या उसका? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का क्या आधार है, कौन सी बॉडी है वो? चीफ मिनिस्टर कौन सी बॉडी होती है, प्राइम मिनिस्टर कौन सी बॉडी होती है, मंत्री कौन सी बॉडी होती है, ये आपको एक किस्म से बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ये इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। कहां पे जिक्र है? इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 75(1). तो जहां पे आर्टिकल की बात आ जाती है, जैसे चीफ मिनिस्टर की हो या कहीं पे भी हो, गवर्नर की हो, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है वो। आगे देखिए, विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताना है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है। ठीक है, आज के टाइम में स्टेट नहीं है, लेकिन जम्मू और कश्मीर दो टेरिटरी है, लेकिन इन टेरिटरी की ऑफिशियल लैंग्वेज तो होगी ना कोई, ये थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज ही चली गई। तो बताना है कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है इन जगहों की। आप जगह भी बोल सकते हैं, टेरिटरी को बोल सकते हैं आज के टाइम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है उर्दू इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, उर्दू इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हालांकि यहाँ पे कश्मीरी काफी ज्यादा बोली जाती है इस एरिया में, और जिसको कि कौशल भी बोला जाता है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 368 आपका जाना पहचाना आर्टिकल है ये, जिसका कि संविधान में संशोधन से मतलब है। आर्टिकल 368 है, वहां संविधान में संशोधन से मतलब है। तो क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया है कि आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर ऑफ होल्डिंग ज्वाइंट सिटिंग इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू स्टेट्स, टू हाउसेज और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्या बोला गया है कि आर्टिकल 368 प्रोविजन करता है ज्वाइंट सिटिंग का। ज्वाइंट सिटिंग का क्या? ज्वाइंट सिटिंग है बिटवीन द टू हाउसेज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है 368 आर्टिकल। क्या ऐसा कोई प्रोविजन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसमें ज्वाइंट सिटिंग हो और 368 आर्टिकल हो? क्या ऐसा है? अगर दो सदनों के बीच में, दो हाउसेज के बीच में डिसएग्रीमेंट हो तो। पहली स्टेटमेंट तो ये। अब आ जाती है दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि अंडर आर्टिकल 368 ए नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। क्या 368 आर्टिकल ये बोलता है कि आप सिंपल मेजोरिटी से संविधान में संशोधन कर लीजिए? ठीक है, तो उससे संबंधित है सिंपल मेजोरिटी से रिलेटेड आर्टिकल 368। तीसरी स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 की 368 आर्टिकल संवैधानिक संशोधन हुआ तो राष्ट्रपति के लिए उस बिल को मंजूरी देना जरूरी है, वापस नहीं कर सकता। बताना आपको कि कौन सी तीन स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट है यहां पे सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, यह स्टेटमेंट सही है, वापस भेज नहीं सकते। यहां पर ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं होता, सॉरी, यह स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, ये तो सही है, ये वापस भेजनी, ये ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गई है। फिर क्या है कि वो जो 2/3 बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी या फिर राज्यों वाली होती है जिसमें 50% चाहिए, वो वाले के लिए 368 होता है, ना कि सिंपल के लिए। तो ये भी गलत हो गई है। तो स्टेटमेंट क्या है? इस राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है डी। ठीक है, पूरा आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि क्या मामला था। What is the common to Britain, Israel and New Zealand?
तीन चार नीचे दिया हुआ है, आपको बताना है कि ब्रिटेन में और इजराइल में और न्यूजीलैंड में कॉमन क्या चीज है। क्या तीनों कंट्री में मोनार्की है, मतलब राजा महाराजा वाला सिस्टम है कि यहाँ पे तीनों में ब्रिटेन की महारानी होती है जैसे कि, ठीक है। ऑल द थ्री आर आइलैंड नेशन, मतलब कि कोई टापू टाइप है क्या, द्वीप है क्या ये। तीसरा है कि दे हैव नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि उनका कोई संविधान नहीं है, लिखित में संविधान नहीं है, वो पार्लियामेंट के एक्ट से, जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट या उनकी जुडिशरी से और कन्वेंशन से चलते हैं। तीसरा है द थ्री स्टेट हैव ज्वाइंटली साइंड ए स्पेशल ट्रेड ट्रीटी विद हांगकांग, तीनों ने हांगकांग के साथ में कोई स्पेशल ट्रीटी है साइन कर रखी है। तो ये कौन सी स्टेटमेंट इसमें फिट बैठेगी? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उनका कोई रिटर्न ऐसा संविधान नहीं है, बहुत सारे देश इनका रिटर्न नहीं है। आमतौर पे क्या होता है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ब्रिटेन से पूछा जाता है। सोचिए कि अगर ब्रिटेन नहीं लिखा उसमें और बाकी चीजें लिख दी तो कितने स्टूडेंट गलत करेंगे, क्योंकि रट्टा ब्रिटेन का लग गया और बाकी इजराइल, न्यूजीलैंड ये वो। लेकिन बहुत सारे है जिसका कि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आर्टिकल वगैरह नहीं है, सीधा एक्ट बनाते हैं, पास कर देते हैं, ठीक है। ए कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डेवलप्ड थ्रू, संविधान है वो कैसे कैन बी डेवलप्ड थ्रू, मतलब उसमें विकास संविधान में कैसे हो सकता है, संविधान है वो रिच कैसे हो सकता है, संविधान आगे कैसे बढ़ सकता है, अमेंडमेंट से बढ़ सकता है, कस्टम एंड यूजेज से, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से, या ऑल ऑफ दिस से। तो थोड़ा फिलोसफिकल टाइप का, ठीक है, फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन है, फिलोसफिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या है इसका राइट आंसर? क्या है इसका राइट आंसर? है वो है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। मतलब अमेंडमेंट से भी, जैसे कि भारत के संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट हुए और आज एक जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिसमें कि जो भी सिचुएशन है उसको डील करने के लिए संविधान में परिवर्तन हुए। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जुडिशियल रिव्यू से हो सकता है, कस्टम एंड यूजेज, मतलब इसका बार बार प्रयोग करने से, और जो कस्टम है, रीति रिवाज है, उनके अनुसार मोल्ड करने से भी इसमें आता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिफोर 1956 द प्रेजेंट केरला स्टेट वाज नोन एज, केरला को पहले क्या बोला जाता था? 1956 से पहले केरला क्या था? क्वेश्चन है 1956 से पहले केरला क्या बोला जाता था? और अगर मैं बात करूं, अगर पिछले क्वेश्चन की ना, तो जैसे कस्टम है, तो भारत के संविधान में कस्टम का रोल थोड़ा कम है, लेकिन अगर हम बाकी कंट्री में देखें ना तो कस्टम का रोल ज्यादा है। लेकिन यह भारत के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन जनरल है, क्वेश्चन जनरल है, ठीक है। तो जो ये इसमें पीडीएफ में आपके आंसर दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन दिए हुए, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें कि कस्टम का जो एक्सप्लेनेशन कम और जो भारत का संविधान का विकसित होने का नजरिया है वो ज्यादा जुडिशियल और अमेंडमेंट से ही है। बिफोर 1956 प्रेजेंट केरला स्टेट उसको क्या बोलते थे? ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या बोलते थे उसको? ट्रेवेंकोर कोचीन बोला जाता था, ट्रेवेंकोर और कोचीन बोला जाता था। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका सी, इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रेवेंकोर कोचीन है या तिरुकोची है, वो 1949 से लेकर 1956 के बीच में भारत में एक छोटे समय के लिए राज्य था, ठीक है। और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर और कोचीन है, वहां क्रिएट हुआ था, वहां से क्रिएट हुआ था, ठीक है। कब क्रिएट हुआ था? 1 जुलाई 1949 को, बाय मर्जर ऑफ फॉर्मर किंगडम। ये दो राजा महाराजा वाली वो थी, कहने का मतलब है कि जो रजवाड़े थे, दो रजवाड़ों को मिलाकर इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ ट्रेवेंकोर और कोचीन को मिला दिया, और ट्रेवेंकोर कोचीन है वो राज्य बन गया, ठीक है। और इसकी तिरुवनंतपुरम है वो कैपिटल बन गई थी, और दो किंगडम है, ट्रेवेंकोर और कोचीन है, उनको ज्वाइन किया गया था इंडिया में आजादी के बाद में 1 जुलाई 1949 को, और दो राज्य मिले, और 1 जनवरी 1950 को ट्रेवेंकोर कोचीन है उसको रिकॉग्नाइज मिल गई थी एक स्टेट के रूप में। मद्रास प्रेसिडेंसी है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था मद्रास स्टेट के रूप में 1947 को। ये तमिलनाडु वाला मामला आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1956 को केरला को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके जरिए मालाबार डिस्ट्रिक्ट भी ऐड कर दिया गया उसमें, ट्रेवेंकोर कोचीन के साथ में, और कुछ पोर्शन इसका बाहर करके तमिलनाडु को जोड़ दिया गया, और कुछ जो साउदर्न केरला है उसका पोर्शन भी इसमें ऐड किया गया। तो आज के टाइम में जो केरला है वो 1 नवंबर 1956 है
उसके तहत बना हुआ है, उसके तहत ये बना हुआ है। द स्पेसिफाइड ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब शैल बी अपॉइंटेड बाय द, आपके सामने क्वेश्चन है कि जो स्पेशल ऑफिसर होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, वो किसके द्वारा अपॉइंट होता है? जो कि इनके हितों की रक्षा करता है, एससी एसटी के हितों की रक्षा करने के लिए, उनके ऊपर रिकमेंडेशन के लिए, कोई जांच करने के लिए ये होता है। तो ये राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 338 में थोड़ी देर पहले भी आया था, और पहले जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें आई थी। द मेन फैक्टर विच हैज इनहेबिटेड the government in the implementation of directive principle of state policy has been कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या चीज मानी गई? क्या चीज मानी गई सबसे बड़ी बाधा? क्या एजिटेशन और प्रोटेस्ट हो जाएंगे ये माना गया, या क्या है कि जुडिशरी का फियर था कि वो मामले को रद्द कर देगी बहुत सारे मामलों को, या क्या है अपोजिशन का भय था, या फिर रिसोर्सेज का, मतलब साधनों की कमी, कि वहां पे जो दिया कि सरकार को ये करना है, सरकार वो करना है, इतने कर ही नहीं पाएगी सरकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है डी, कि साधनों की कमी है। चीजें बहुत अच्छी अच्छी बोली गई है उसमें, लेकिन अच्छी चीजें सारी नहीं हो सकती, इसलिए वो नॉन जस्टिसिएबल कोर्ट में रखा गया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज, पहला गवर्नर जनरल कौन था आजाद भारत का? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन है, वो पहले गवर्नर जनरल थे। 14-15 अगस्त को भारत आजाद हुआ था उस टाइम में, तो वो गवर्नर, नेहरू को शपथ दिलाई थी आप बोल सकते हैं। बिफोर अज्यूमिंग ऑफिस एज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द, भारत के राष्ट्रपति, गणराज्य के, भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति बनने से पहले जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, या चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संवैधानिक सभा, उसके वो अध्यक्ष थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंडिया वाज नॉट ए स्टेट बिफोर 15 अगस्त 1947 बिकॉज इट हैड नो, क्या दिया हुआ है कि इंडिया वाज नॉट ए स्टेट बिफोर 15 अगस्त 1947 बिकॉज इट हैड नो, क्या? सॉवरेनिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टेड गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, क्या नहीं था? ठीक है, क्या नहीं था वो बताना आपको। तो देखो थोड़ी देर पहले इसके माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन में पीछे भी एक आया था कि स्टेट मतलब देश है, स्टेट का मतलब यहां पे देश है, तो देश है किसको नहीं माना जाता, किसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता देश? तो उसमें एक डेफिनेशन थी कि कुछ शर्तें होती है तभी उसको देश माना जा सकता है, कि वो अपने सारे फैसले खुद लेता हो तभी देश है वो। इसका मतलब क्या कि सोवरेनिटी होनी चाहिए उसके पास में, तो क्या है? सोवरेनिटी होनी चाहिए उसके पास में। तो राइट आंसर क्या होगा? सोवरेनिटी, तभी उसका माना जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या है? बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी लगा ले, तो उन बच्चों को वो सारी प्रेजेंटेशन और सारे सेशन देखेगा ना, तो अलग अलग टुकड़ों में ये चीजें समझ में आएगी। ठीक है, कि अलग अलग क्या चीजें उसको मानी गई है, कंडीशन क्या क्या है। हमने एक बार डिस्कस किया था क्वेश्चन में कि कंडीशन क्या एक स्टेट होने के लिए। ठीक है, द यूएसए इज ए फेडरेशन ऑफ, यूएसए में कितने राज्य हैं? यूएसए में कितने राज्य हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या है इसका? यूएसए में 50 राज्य हैं। यूएसए में कितने राज्य हैं? यूएसए में 50 राज्य हैं। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, देखिए कि यूनाइटेड स्टेट इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक विच कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स। इसके अलावा 1 फेडरल डिस्ट्रिक्ट है, वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा है 50 के अलावा। फिर है 1 इनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी, पाल्मेरा अटोल, और ए नंबर ऑफ इनहेबिटेड एंड अनइनहेबिटेड टेरिटरीज। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इज द बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ये हमने पढ़ा था पहले भी, इस प्रेजेंटेशन में आया था पहले कि वो कौन होगा। तो यहां पे जो पूरा अमेरिका है वो 50 राज्यों के अलावा थोड़ा बहुत पोर्शन और भी है उसमें शामिल। राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी आर नॉट चेयर्ड बाय द स्पीकर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में कि स्पीकर उसके चेयरमैन नहीं होंगे, वो कमेटियां कौन कौन सी है। आपके सामने 6 कमेटियों का जिक्र है, और स्पीकर उसके कौन सी कमेटियों के स्पीकर चेयरमैन नहीं होते। तो जो बड़ी कमेटी है तो ऑब्वियसली कि उनके चेयरमैन स्पीकर नहीं होते, जैसे पीएससी वगैरह उसके
चेयरमैन स्पीकर नहीं होते, लेकिन बताना आपको कि कौन कौन सी वो कमेटियों के चेयरमैन नहीं होते, ये क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो जो 3 कमेटियां हैं, पहली एस्टिमेट कमेटी और कमेटी ऑफ ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इनके चेयरमैन नहीं होते। कौन? स्पीकर द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, कोई और चेयरमैन होते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जो रूल्स कमेटी होती है और जनरल पर्पज कमेटी होती है, उसके चेयरमैन ये होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज द क्रिएटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। किसके द्वारा बना हुआ है? भारतीय संविधान है वो किसके द्वारा बना हुआ है? कैसे क्रिएट हुआ था? इंडिया की पार्लियामेंट है वो कैसे क्रिएट हुई थी? क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, मतलब कि ब्रिटिश के कार्यकाल के दौरान ही क्रिएट हुई थी, प्रेसिडेंट द्वारा क्रिएट हुई थी, या प्राइम मिनिस्टर द्वारा क्रिएट हुई थी? ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। बताओ किसके द्वारा क्रिएट की गई ब्रिटिश ये पार्लियामेंट? इसका राइट आंसर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, संविधान में पार्लियामेंट बनाने का जिक्र है। ठीक है, और क्या ब्रिटिश, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे आपकी विजडम डेवलप होगी थोड़ी, संविधान है और पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसके प्रति, कि इंडियन पार्लियामेंट इज अ क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अनलाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट ऐसा नहीं है, विच इज रिजल्ट ऑफ द कन्वेंशन एंड ग्रेजुअल ग्रोथ, thus it is apt to be governed by its provision। मतलब वहां पे प्रोविजन होते हैं, प्रोविजन से ही चलती है, एक्ट के जरिए, जुडिशियल अमेंडमेंट के जरिए, इस तरह की चीजों से वहां पे चलती है, जजमेंट से, जजमेंट से वहां पे चलती है, और जो कन्वेंशन है वहां से चलती है। जबकि भारत की पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए क्रिएट की हुई है। हु परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा when the vice president is acting for the president। क्वेश्चन यहां पे है कि चेयरमैन राज्यसभा का काम कौन करेगा अगर जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि एक्चुअल में राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वो प्रेसिडेंट का एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाए तो वाइस प्रेसिडेंट है या राज्यसभा का चेयरमैन होता है ना, वो फिर काम नहीं करेगा। कौन करेगा फिर? तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो काम करेंगे, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वो काम करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। When the Supreme Court was inaugurated in 1950, कि जब सुप्रीम कोर्ट बना, उसका उद्घाटन किया गया था 1950 में, तो बताओ कि उस टाइम में कोर्ट में कितने जजेस थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस? कितने जजेस थे स्टार्टिंग में? कितने जजेस थे स्टार्टिंग में? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वो है 8, 7 प्लस में 1, 7 जजेस थे और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, 8 हो गए। समय समय फिर बाद में चेंज करते 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 34 तक पहुंच गए। ठीक है, आगे देखिए कि विच जनरल इलेक्शन, आपने सुना होगा ना हाल फिलहाल में, अच्छा इससे रिलेटेड आप देख भी सकते हैं कि हाल फिलहाल में सरकार ने कुछ और जजेस अपॉइंट किए। थोड़ा सर्च कीजिए गूगल में कि वो किस आधार पे किए गए, और कुछ एक और कंट्रोवर्सी भी उछली है यहाँ पे जजेस के मामले में, जजेस अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, कि कुछ को पीछे कर दिया गया, कुछ को मतलब कुछ को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर दोबारा भेजा कोलिजियम ने। तो इसके ऊपर थोड़ा आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या हुआ। विच जनरल इलेक्शन इंडिया वाज स्प्रेड ओवर ए पीरियड ऑफ 100 days। आपको ये बताना है कि 100 दिन के लिए कौन सा इलेक्शन खींच गया था। कौन सा इलेक्शन है? जनरल इलेक्शन है, आम चुनाव, जो केंद्र आम चुनाव, भारत में आम चुनाव की बात हो रही है। ठीक है, वो 100 दिन के लिए चला था। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, कौन सा आम चुनाव है वो चला था? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है पहला चुनाव। देखो पहले चुनाव में क्या, सारे तो सभी राज्यों के विधानसभा के चुनाव कराने थे और केंद्र के भी चुनाव कराने थे। इसका मतलब क्या है कि इकट्ठे चुनाव कराना और पहली बार चुनाव कराना तो बहुत ही बड़ी सिरदर्दी थी, बहुत बड़ी टास्क थी। तो 100 दिनों तक चला था ये। तो राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 हेल्ड फ्रॉम 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक वाज द फर्स्ट इलेक्शन टू द लोकसभा सिंस इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947।
It was conducted under the provision of the Indian Constitution, which was adopted on 26 नवंबर 1949. Election to most of the state legislature took place simultaneously. तो राज्यों की विधानसभा के साथ साथ चुनाव हो रहे थे. आगे देखिए क्या है कि which among the following languages is not recognized in the Indian Constitution. भारत के जो संविधान में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? क्या संस्कृत नहीं है? सिंधी, उर्दू, पाली, कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली है, वो नहीं है. पाली नहीं है. पाली इज नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th शेड्यूल. जो 8वां शेड्यूल है भारत में, वो 22 लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेज 22 है उसमें. तो ये देखिए कि असमीज है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, उसके बाद मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी, ये सारी भाषाएं हैं. द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू द. ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है, उस बुक किसके प्रति जवाबदेह है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट या ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन? ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह होता है. प्रेसिडेंट की, ये तो आप स्टेटमेंट काट सकते हैं, कुछ शायद स्टेटमेंट में लिखते टाइम में टाइपिंग में कुछ गड़बड़ हो गई होगी. तो राइट आंसर क्या है कि प्रेसिडेंट इसका होगा. ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन है वो प्रेसिडेंट के प्रति जवाबदेह होता है. और इससे रिलेटेड आर्टिकल भी कौन सा? आर्टिकल 344. आर्टिकल 344 है, उससे संबंधित है. How many शेड्यूल डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन? स्टार्टिंग में भारत के संविधान में कितने शेड्यूल थे? स्टार्टिंग में भारत के संविधान में कितने शेड्यूल थे? तो राइट आंसर क्या होगा? भारत के संविधान में स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे. ठीक है, अब कितने हैं? 12 शेड्यूल हो गए हैं. मतलब समय समय पर चेंज हुआ है और उसमें और शेड्यूल ऐड होते गए. ए डिवाइस टू ऑब्टेन ओपिनियन or the people of an important public issue when the issue has not been passed by the legislature of the state is known as. क्या लिखा गया है यहां पे कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कि जनता द्वारा किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे ओपिनियन लेने के लिए यूज किया जाता है वो, और जो इश्यू है वो कोई लेजिस्लेचर में, उस देश के लेजिस्लेचर में, राज्य के लेजिस्लेचर में पास नहीं किया जाता या पास नहीं हुआ है. एड्रेस उसमें जनता द्वारा किया जाता है, जनता से पूछा जाता है. उस चीज को क्या बोलते हैं? क्या वोटिंग करवाई जाती है? वो उसको बोलते हैं क्या? उस तरीके को वोटिंग बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं या मैंडेट बोलते हैं. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? प्लेबिसाइड होता है वो. ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेबिसाइड. जनता से सीधा पूछा जाता है कि बताओ इस पे आपकी क्या राय. आपने देखा होगा ना कि कुछ देश बनना, अलग होना, हम क्या ब्रिटेन से अलग हो जाएं, उससे अलग हो जाएं. ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपने जरूर सुनी होगी. तो वो जनमत संग्रह होता है. भारत में इस तरह का प्रोविजन नहीं है. अगर ऐसा डेंजरस भी होता है, कई बार क्या होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे पे आ जाए बात कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ज्यादातर लोग तो बोल देते हैं कि वो मेजोरिटी वाले हैं, तो भारत में इस तरह की चीजें नहीं हो सकती. यहां तक कि 1804 में फ्रांस में नेपोलियन एम्परर है, वो प्लेबिसाइड से बने थे. आप थोड़ा देखिए कि ये स्टार्ट कहां से हुई, उससे कुछ जानकारी है प्लेबिसाइड के ऊपर. ठीक है, तो वो भी आप जरूर पढ़ सकते हैं. Who among the former RBI governor was a presidential candidate in 1969? 1969 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उसमें कोई आरबीआई के गवर्नर भी खड़े हुए थे. तो कौन थे वो आरबीआई के फेमस गवर्नर जिन्होंने कि राष्ट्रपति का इलेक्शन 1969 में लड़ा था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है वो है डी. इसका राइट आंसर है सीडी देशमुख. पहले आरबीआई के गवर्नर थे, उसके बाद में वो उन्होंने ये इलेक्शन भी लड़ा था. हालांकि उनकी पोजीशन तीसरी रही थी, और जनसंघ जो कि आज के टाइम में बीजेपी है, उन्होंने भी उसको समर्थन दिया था. स्वतंत्र पार्टी की तरफ से भी वो एक कैंडिडेट थे. एक इंडिविजुअल कैंडिडेट होता है, लेकिन कहने का मतलब समर्थित उम्मीदवार थे वो. ठीक है, और 1943 में उन्होंने, अंग्रेजों ने उसको गवर्नर बनाया था. ठीक है, ये थे क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से. आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. ऑल द बेस्ट. आप बता सकते हैं कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं.
ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 50 में मुझे लगता है अगर आपने 40 अगर करेक्ट कर लिए हैं तो एक बहुत अच्छा राइट दिशा में आपका स्कोर। अगर 40 नहीं हुआ है, ठीक है, तो आप देखिए कि क्या दिक्कत आ रही है, जिसमें कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, एक्चुअल में याद नहीं हो पा रहा है, आर्टिकल मूव्स करे जाते हैं, ठीक है, या क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। तो अलग अलग पैरामीटर हो सकते हैं, गलतियां ज्यादा कर देंगे। कितनी सिली मिस्टेक हुई 50 में से, क्या 4-5 कितनी सिली मिस्टेक हुई, और सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी प्रोसेस तब होता है जब आप एनालाइज करेंगे। ऐसे वीडियो को